हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है। दोस्तों विद्यालय क्या होता है? विद्यालय वह स्थान होता है जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। ठीक है, विद्यालय मुख्यतः सामाजिकता से जुड़े हैं। एक अच्छे विद्यालय के कौन से गुण होने चाहिए? तो दोस्तों एक अच्छा विद्यालय जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन हो, ठीक है, और सामाजिक रूप से बालकों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उसको लैंगिक पक्षपात से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, तो ऑप्शन में है धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण। तो दोस्तों इस प्रकार के अधिगम अंतरण को हम ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। तो दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की? तो दोस्तों विचारों में विलोमता होती है, मानसिक द्वंद्व संरक्षण होता है, लेकिन क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दोस्तों यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। क्या है कि दोस्तों प्रत्येक जो बालक होता है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। बालकों में व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य उनकी योग्यता, रुचियों और कौशलों में भिन्नता का होना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? ऑप्शन में है विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, या कक्षा में एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर, या कहानी कथन विधि द्वारा, या फिर कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रण करवाकर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका कौन से होगा? तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका होगा कि विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित किया जाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है दोस्तों नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या नैतिकता क्रिया। तो दोस्तों कोहल वर्ग के अनुसार सही एवं गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और वे सही एवं गलत का निर्णय अपने नैतिक स्तर पर करते हैं। इस तरह के द्वंद्व या दुविधा को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ऑप्शन में है आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, वैयक्तिकता या विनिमय अभिमुखता, या सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वैयक्तिकता
व विनिमय अभिमुखता इनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या वैयक्तिक बुद्धि? तो दोस्तों स्वयं की भावनाओं को तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम दोस्तों अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण वे अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण, आकलन, परीक्षा या अधिगम? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसे हम आकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने के लिए जो सूचना प्रदान की जाती है उसे आकलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, कब माना जाता है? ऑप्शन में है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, या जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, या फिर जब शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या फिर जब पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कब माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य बालक को केंद्र मानकर शिक्षा देना है। ठीक है, जिसके बालक के अभिवृत्ति एवं रुचियों के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। ऑप्शन में है वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या फिर वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वंशानुक्रम गुणे वातावरण। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण की मध्य अंतःक्रिया, यानी इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया जो होती है वह व्यक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, इस अंतःक्रिया से ही निर्धारित किया जाता है क्या? व्यक्ति का विकास। ठीक है, यानी व्यक्ति की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता को एक, फिर खाली स्थान है, सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या स्थायिक? तो दोस्तों आनुवांशिकता को एक स्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आनुवांशिकता वंश दर वंश आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, किसके तुल्य है, यानी किसके समान है? ऑप्शन में है वंशानुगत कारकों की, पर्यावरणीय कारकों की, बौद्धिक कारकों की या सामाजिक कारकों के? तो दोस्तों आरबी कैटल की तरल बुद्धि वंशानुगत कारकों के तुल्य होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता या माता पिता की असफलता? तो दोस्तों विद्यालय की असफलता एवं सफलता वहाँ के विद्यार्थियों पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर वहाँ के विद्यार्थी सफल होंगे तो विद्यालय सफल होगा, और यदि विद्यार्थी असफल होंगे
तो वह विद्यालय भी असफल होगा। ठीक है, क्योंकि बालक के व्यक्तित्व का निर्माण विद्यालय का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि विद्यार्थी असफल होता है तो वह विद्यार्थी की असफलता विद्यालय की असफलता मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। कौन सी अवस्था लेती है? अवस्था पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो दोस्तों, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने में सही या गलत का निर्णय लेना कोहलबर्ग के नैतिक विकास की तीसरे चरण की अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी चल रहा है। वह दुखी, चिंतित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में है उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। सेकंड में कह रहा है कि वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। थर्ड में दिया है कि एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है, वह भी नहीं चल रहा है, या फिर वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बालक का विकास अपने समयबद्ध ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? व्यक्तित्व पर ध्यान देकर, कक्षा में समांगी समूह बनाकर, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, या फिर कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंपते हुए। तो दोस्तों, आप किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो उचित विकल्प है तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए करेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन में है गति की विभिन्नता के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखना, नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना, या जब शिक्षक की गति अधिक हो तो अक्सर पुनः वाक्य बोलना, या सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम रखना। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अतः व्याख्यान में नई सूचना को समय अपने क्या करना चाहिए? देते समय अपने व्याख्यान पर संतुलित गति बनाए रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से सृजनात्मकता का लक्षण कौन सा नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, लचीलापन होता है, सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, सततता होती है, ठीक है, और क्या होता है? मौलिकता होती है, लेकिन विस्तारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लक्षण नहीं पूछ रहा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? पठन की, लिखने की, चित्रकला की या सुनने की? तो दोस्तों, डिस्ग्राफिया जो है तो यह एक मनोविकार होता है जिसमें बालक
चित्रकला को करने में कठिनाई का अनुभव करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल आलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने की किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में है संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक या रचनात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, सीखने का व्यवहारात्मक सिद्धांत जो होता है केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें अवलोकन के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन कर किसी वस्तु विषय के बारे में सीखता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य सभी को शामिल करना। ठीक है, क्या होता है? समावेशन का अर्थ होता है कि सभी को शामिल करना। अतः शिक्षा में समावेशन का अर्थ सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना एवं स्वीकारना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन में है सीखने की इच्छा, सीखने में आवेष्टन, आकांक्षा स्तर, समूह से अलगाव। तो दोस्तों जो एक अभिप्रेरित बालक होता है वह कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो अभिप्रेरित बालक के गुण होते हैं, सीखने की उसमें इच्छा होती है, सीखने में आवेष्टन होता है और आकांक्षा स्तर होता है, लेकिन समूह से अलगाव यह उसकी विशेषता, उसका गुण नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या चिंतन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है दोस्तों। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं पूछ रहा है दोस्तों। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना या आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो दोस्तों जो बालक का सामाजिकरण होता है यह किससे संबंधित नहीं है? तो यह जो प्रक्रिया तुरंत हो जाती है उसका संबंध बालक के सामाजिकरण से नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है? संचित अभिलेख, दत्तकार, अभिभावक शिक्षक बैठक या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो दोस्तों इनमें से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों अभिभावक शिक्षक बैठक यह मूल्यांकन के तहत आयोजित नहीं किए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछ रहा था तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और बाकी सब हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी या एक रस्ता। तो दोस्तों सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, सृजन का तात्पर्य क्या होता है? सृजन का तात्पर्य होता है किसी नए प्रकार की रचना से होता है। ठीक है, इस प्रकार के सृजनात्मक चिंतन सदैव कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तनाव एवं तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ये दोस्तों किशोरावस्था कहलाती है। और यह एक मनोवैज्ञानिक का कथन भी है। किसका? स्टेनले हॉल जी का। ठीक है, उन्होंने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण का प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन में है विद्यार्थियों को किसी घटना या प्रत्यय को उसके अपने शब्दों में व्यक्त करने को कहना, विद्यार्थियों को किसी नियम की कार्यप्रणाली उदाहरण देते हुए समझाना, या विद्यार्थियों की समानता व असमानता देखते समय समरूपता उत्पन्न कराने में मदद करना, या फिर विद्यार्थियों को विलगित तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि जो समझ के लिए शिक्षण होता है, तो दोस्तों इसका तात्पर्य होता है कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित करना कि वह किसी घटना को अपने शब्दों में व्यक्त कर सके, उसे समझा सके और सही गलत का निर्णय कर सके, लेकिन तथ्यों को याद करने के योग्य बनाना शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है। समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों यह किस नियम को अनुसरित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य को करना तथा उस कार्य के दौरान खुद को समायोजित करना एक सामान्य क्रिया है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति खुद कार्य को अपने अनुकूल बनाता है। यह चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहलाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।